Good afternoon, all of you. Welcome to lecture number 4 of CA Foundation regular batch of accounting. We are doing basics of accounting. Yogita Jindal, Musaddiq Bhai, Siddesh Gatane. वापस एक और योगिता, ओह, कमल सिंगला, संस्कृति सुनील माने, सृष्टि सेठी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है. क्विकली कम एंड ज्वाइन इन. SD, प्रियांशु अग्रवाल, सुभोजीत दास, पलक जैन. देन वी हैव नेक्स्ट जय चौरसिया, अंगिता कुमारी महातो. अब ये थोड़ा डिफरेंट नेम है ना, नेवर हर्ड बिफोर. जितेश जैन, ये भी नाम सुना है. अंशिका भदानी, ये भी सुना है. तन्वी शेदगे, ये भी सुना है. गुंजन, मोनालिसा तुडू, गुड मॉर्निंग मोनालिसा, गुड मॉर्निंग all of you. So we'll just wait for another 1 minute for everyone to join and then we will quickly start. क्या बात है. रंजीत गणेश कुमार गुप्ता, गुड मॉर्निंग रंजीत. जय चौरसिया, जया है सर, इट इज जया नॉट जे. ओके, जया चौरसिया. खुशबू हिमथानी, अमेजिंग. सो जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू शेयर, यू कैन सिंपली रेज योर हैंड. सो आपके यहाँ पे टेक में एक फीचर दिख रहा होगा रेज अ हैंड का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं एंड देन आई विल गिव यू कॉल. और आपके कोई भी डाउट, सजेशन, जो भी चीज़ें हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आई विल सॉल्व योर थिंग बिफोर वी स्टार्ट द सेशन. फिर एक बार सेशन चालू हो गया देन विल बी इनटू इट. मानव चयल, मनीषा, गुड मॉर्निंग. बड़ी अजीब सी चीज़ हो गई है, डस्ट एलर्जी है मुझे, और कल पता नहीं कहाँ से डस्ट चली गई तो ऐसा एलर्जिक हो रहा है. या तो छींक आ जाए तो अच्छी बात है, पर वो छींक जो नाक में ऐसे गुलगुली कर कर वापस चली जाती है ना, ऐसे मतलब आकर मैं छींकूं, मैं छींकूं, मैं छींकूं, नहीं 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 नहीं, मैं छींकने नहीं दूंगी, वो बहुत बुरी वाली चीज़ होती है. सर ये थ्योरी पोर्शन एग्जाम में आता है. नॉट रियली गुंजन, नॉट रियली. जैसे कि मैंने कहा कि आपको मैं दिखा देता हूँ वापस. अच्छा हुआ, थैंक्स टू यू. मैं वापस वही नोट से चालू करता हूँ कि एक्टिवली फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. कुल मिलाकर अभी तक 2-3 बार ही क्वेश्चंस आए हैं और वो भी 4-4 मार्क के. लेकिन क्योंकि हमें अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमें अकाउंटिंग सब्जेक्ट की तरह मालूम होना चाहिए, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ. सेकेंडली, ICI मॉड्यूल में ये सारी चीज़ें हैं यार. हम कोई भी चीज़ वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो मॉड्यूल में दी है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ कवर्ड इन ICI मॉड्यूल इज इन अवर सिलेबस और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना. तो मैंने क्या कहा, इसलिए मैं मेरी तरफ से कोशिश ये कर रहा हूँ कि फुल ऑन मज़ा मस्ती के साथ, नॉलेज शेयरिंग के साथ ये चैप्टर आप लोगों के लिए कंडक्ट करूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है. कमल कह रहा है सर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास कितने दिन चलेगी. बेटा कमल 15 से 20 घंटे लगते हैं, तो 1.5 आवर्स का लेक्चर है, तो मैं 15 घंटे पकड़ूँ तो 10 क्लासेस, 10 से 12 क्लासेस, 13 क्लासेस, 10 से 15 क्लासेस समझ लीजिए आप. दैट्स द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी. ठीक है, चलिए आगे. कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 4 में, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में. मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का करता हूं तहे दिल से स्वागत. बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग देख रहे हैं, बैकग्राउंड इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम लोगों ने अकाउंटिंग की देखी है. और कल हम लोगों ने बहुत ही अमेजिंग चीज लिखी है एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एज गिवन बाय AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. बड़ी हैरानी होगी जान के आपको, इंडिया में जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं, इंडिया में जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं, अमेरिका में उन लोगों को CPA कहते हैं, मतलब सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कहते हैं. सही सुना आपने. इंडिया में जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, अमेरिका में उसे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहते हैं. गुड मॉर्निंग प्रेमलाल, गुड मॉर्निंग संध्या. तो आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आगे बढ़ने से पहले. दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये जो दो अलग अलग अकाउंटिंग बॉडीज है, इन दोनों का आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक एग्रीमेंट हो रखा है. ध्यान से सुनना, ये एग्रीमेंट क्या है. ये एग्रीमेंट कहता है, ये एग्रीमेंट कहता है कि अगर आप इंडियन CA हैं, मतलब आपने ICAI से CA कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप अमेरिका की CPA की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, AICPA की, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देनी पड़ेगी.
वैसे तो AICPA की सिर्फ एक एग्जाम नहीं होती है, वैसे तो AICPA की बहुत सारी एग्जाम्स होती है, लेकिन अगर आप इंडियन CA है तो आपकी सारी एग्जाम्स एग्जम्प्ट है, सिर्फ एक एग्जाम 4 पेपर की एक एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ ये 4 पेपर्स देते हैं तो आपको एक इंडियन CA को अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की डिग्री भी मिल जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ इंडियन CA डिग्री, मां कसम, नेक्स्ट लेवल पावर है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉस हमारे देश में, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कानून हमारे देश में। इस वजह से कहते हैं कि यार अगर आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए ना तो आप दुनिया के कहीं के भी CA बन सकते हैं। तो वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है। अकाउंटिंग को डिफाइन किया एज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी business transaction and events which are in part at least of financial characters and interpreting the results thereof। ये डेफिनेशन पे सवाल नहीं आता है, सिर्फ समझने के लिए है ना। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है एक कला, एक आर्ट है। आर्ट है 3 चीजों की। क्या है वो 3 चीजें? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, एज सून एज अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, हम उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेंगे और फिर हम उसको समराइज करेंगे। तो रिकॉर्डिंग का मतलब होता है पासिंग जर्नल एंट्रीज, क्लासिफाइंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, और फिर समराइजिंग का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शंस की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंट करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होने चाहिए। अगर आप इंडिया में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इंडियन रुपीज होगा, अगर आप दुबई में कर रहे हैं तो दिरहम्स होंगे। समझ में आ रहे हैं? अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं अमेरिका में तो US डॉलर्स में होंगे, है ना। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बिजनेस में 2 तरीके की चीजें होती है, ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, इवेंट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स thereof। अब ये पूरी डेफिनेशन का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं ना। हाय गुलशन, गुड मॉर्निंग गुलशन। आई थिंक आप नए हैं क्लास में बेटा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज वॉच फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 बिकॉज हम टॉपिक के बीच में हैं। अभी से आप देखोगे तो आपको फायदा नहीं होने वाला। इनफैक्ट कोई भी ऐसा स्टूडेंट है ना जो नया है, जिसने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा, मैं कहूंगा अभी एग्जिट करो, लेक्चर 1 से देखो, नहीं तो बीच में कुछ तार नहीं जुड़ने वाले, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। नेवर डू दिस एडवेंचर, नॉट जस्ट विद माई सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, बीच में से कभी चालू नहीं करना, ठीक है। ये आप लोगों ने लिखा हुआ है, आपके पास है। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस आप लोगों ने अपने पास लिखी है। अब हम ये अकाउंटिंग प्रोसेस को समझकर, बेस बनाकर आज यहाँ पर जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है गुलशन? मैं बेटा फिर से वापस एक और बार रिपीट करूंगा, प्लीज वॉच लेक्चर नंबर 1। मैं लास्ट टाइम फिर से एक बार रिपीट करूंगा, प्लीज वॉच लेक्चर नंबर 1। थैंक यू सो मच, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है? हाउ टू डू अकाउंटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले होती है एक घटना। घटना, घटना को हम क्या कहते हैं? इवेंट। अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो एक स्टूडेंट की लाइफ और एक बिजनेसमैन की लाइफ बिल्कुल सेम होती है। जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ में कई सारी घटनाएं होती है, वैसे ही एक बिजनेसमैन की लाइफ में भी कई सारी घटनाएं होती है। उन घटनाओं से हम 3 सवाल पूछते हैं। बिजनेस में होने वाली घटनाओं से 3 सवाल पूछते हैं, ध्यान से सुनना। पहला सवाल, आर यू रिलेटेड टू द बिजनेस? क्या आपका हमारे बिजनेस के साथ कोई रिलेशनशिप है? अरे यो घटना का तोहर हमार बिजनेस के साथ कोनो रिलेशन है का? दूसरा, कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या हम इस घटना को, इस घटना को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे कि मैं कहता हूं कि आई हैव परचेज्ड अ पेंसिल, ठीक है, ये घटना है, आई हैव परचेज्ड अ पेंसिल। बट अकाउंटिंग करने के लिए मुझे इस पेंसिल की मॉनेटरी वैल्यू चाहिए कि ये पेंसिल कितने रुपये की है, क्योंकि मैं इंडिया में हूं तो इंडिया में क्या चलते हैं? इंडियन रुपीस। तो इंडियन रुपीस मतलब मुझे इस पेंसिल की मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। क्या लगता है पेंसिल कितने की होगी? सर क्या 5 रुपए, 10 रुपए? अरे पगले 12,000 रुपए की पेंसिल है, ये एप्पल की पेंसिल है, 12,000 रुपए। और खास बात पता क्या है? इसको छीलने की जरूरत ही नहीं है, इसको झटकने की भी जरूरत नहीं है।
या ऐसा ही चलती हैं, क्योंकि यही हमारी पेंसिल है, यही हमारा इरेजर है, यही हमारा हाइलाइटर है, यही हमारा शेप है, सब कुछ यही है। समझ रहे हो मुन्ना? हाँ, तो ट्रांजैक्शन शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी घटना हो रही है वो घटना क्या बिजनेस से रिलेटिंग है? पहले सवाल का जवाब चेक कीजिए, क्या इसका जवाब हाँ है? यस। कैन इट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? इसका भी जवाब हाँ है। इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? कल आपने यहां तक लिखा था, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं, समझते चलिएगा। कुछ लिखना है तो लिख लीजिएगा, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है, दोस्तों, आपने बचपन में ज्योमेट्री तो पढ़ी होगी। हाँ सर, ज्योमेट्री के अंदर आपने देखे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। बिल्कुल सर, हमारे बिजनेस में भी आपको पता है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मजाक नहीं करो, बिजनेस में भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अच्छा बताओ सर, सबसे पहले क्वाड्रेंट का नाम होता है आई। क्या नाम होता है? आई। आई स्टैंड्स फॉर इनकम। The very first quadrant of our business is I. I stands for income. हम कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं? हम यहाँ पे चैरिटेबल बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे एक बार सोचो ना, आप, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हो अभी, ये क्लास अटेंड कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप सब लोग जॉब ही करो यार। आज से 4 साल 5 साल बाद जब आप लोग सीए बनेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन बने, कुछ लोग स्टार्टअप्स करें, कुछ लोग किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे जाए, कुछ लोग प्रैक्टिस करें। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे होंगे। तो बॉटम लाइन क्या है? कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए आय। आय का मतलब है इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकम। इनकम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब अगर आप देखोगे तो एक दुकानदार के लिए इनकम होती है सेल्स या टर्नओवर। मतलब एक स्टेशनरी शॉपकीपर क्या बेचता है? वो स्टेशनरी के आइटम बेचता है, वो बेचकर पैसा कमाता है। तो उसकी इनकम का मतलब क्या हो गया? सेल्स। उसकी इनकम का मतलब हो गया टर्नओवर। ये शब्दों को सुनना, समझना, ध्यान रखने की कोशिश करना। सेल्स, टर्नओवर, ये उसकी इनकम है। लेकिन एक डॉक्टर की इनकम क्या है? क्योंकि वो तो कुछ बेचता नहीं है, डॉक्टर एक सर्विस इंडस्ट्री में है, तो डॉक्टर के लिए क्या होती है? रेवेन्यू होता है, रिसीट्स होती है। ये टर्म्स ध्यान में रखना, रेवेन्यू, रिसीट्स, ये डॉक्टर की इनकम होती है। पेशेंट को चेक करने के बाद जो पेशेंट से फीस कलेक्ट करता है ना डॉक्टर, वो डॉक्टर की इनकम है। समझ में आ रहा है? वो डॉक्टर की इनकम है। ये जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, ये मूवी में काम करते हैं, तो मूवी में काम करने के लिए ये फीस चार्ज करते हैं ना। जो ये फीस चार्ज करते हैं, ये उनकी क्या है? इनकम है। इज दिस क्लियर? बेटा जी, पहला क्वाड्रेंट है आय, तो दूसरा क्वाड्रेंट हमारे बिजनेस का होता है ई। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस। मतलब इस दुनिया में कोई भी धंधा ऐसा नहीं है जो बिना खर्चे के किया जा सके। किसी भी इनकम को अर्न करने के लिए एक्सपेंस करना जरूरी है। एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? खर्चा। एग्री करते हो आप? इमेजिन कर लो। अरे पता है क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट था, तो मुझे क्या लगता था? मुझे ना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता था अपने टीचर की इनकम में। मेरा टीचर कितना कमाता है, ये आपको भी होता होगा ना। मेरी इनकम में मत रखना इंटरेस्ट, मैं गरीब आदमी एकदम मतलब देखो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आप देख रहे हो एक ऐसा टी शर्ट पहना है, नॉर्मल नॉर्मल सा, अपना एक चश्मा, अपनी एक घड़ी, बस दैट्स ऑल। कभी आपने स्वाति मैम को देखा है? रिच रिच पर्सन। निशांत सर को देखा है? अमीर, सुपर अमीर। जतिन सर की तो भैया बात ही मत करना, क्योंकि जतिन सर तो भैया उस गली में एक ही घर था जिसके बाहर प्लास्टर नहीं था, लेकिन आज उसके बाहर ऑडी खड़ी है। समझ में आ रहा है? आज उसके बाहर रेंज रोवर खड़ी है, क्योंकि आज वो घर खुद 13 करोड़ रुपए का बंगला है। जतिन सर जिस बंगले में रहते हैं ना बेटा, ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, 13 करोड़ रुपए के तो बंगले में रहते हैं। अब सोचो कितना अमीर आदमी है। तो मेरी इनकम में इंटरेस्ट मत लेना भाई, बहुत ही नॉर्मल साधारण इंसान हूं, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक, ये क्या लिखा है? यूट्यूब पे सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, सर की इनकम कितनी है? यूट्यूब नहीं बेटा, वो गूगल भी है। सिंपल सी चीज है, छोड़ो ना, क्या है इस चीज में टेंशन नहीं लेने का। बात यहाँ पर सिंपल सी ये है कि मैं जब पढ़ता था ना, मुझे मेरे टीचर की इनकम में बड़ा इंटरेस्ट होता था। मैं बहुत कोशिश करता था उनको इमिटेट करने की। मेरे टीचर कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं,
खुद को कैसे कैरी करते हैं, वॉच कौन सी पहनते हैं, कैसी पहनते हैं, फ़ोन कौन सा यूज़ करते हैं, ये वो बड़ा इंटरेस्ट होता था मुझे ना। हमेशा एक चीज़ लगती थी वाइल बीइंग अ स्टूडेंट कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में कोई खर्चा ही नहीं है। क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे, हैं अभी भी, तो मैं अपने पापा को बड़ा हमेशा ऐसा पस्त देखता हूँ, परेशान देखता हूँ कि यार कभी माल नहीं आया तो उसकी प्रॉब्लम, कभी ट्रक वालों की प्रॉब्लम, कभी कस्टमर की प्रॉब्लम, कभी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम, स्टाफ की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हमेशा पापा बिजी, क्यों बिजी? क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। और फिर ये सब प्रॉब्लम के बाद वो पैसा कमाते। तो मुझे टीचर को देख के लगा भाई इसकी लाइफ कितनी सुकून की है, कहाँ मेरे पापा और कहाँ ये, मतलब मेरे पापा कितनी परेशान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और ये बंदा कितना चिल बैठा है। मतलब एक कमरे में बैठकर वही वही कंटेंट उसने पढ़ाना है ना, कोई चेंज होना नहीं है, वही वही कंटेंट उसने पढ़ाना है। अच्छा रिया ध्यान नहीं देते बेटा, रिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना रिया, कुछ नहीं है, बस बस ध्यान रख, कुछ नहीं है बेटा रिया, कुछ नहीं। तो मैं ये देख रहा था कि वो एक ही कमरे में बैठ कर ना एक ही एक चीज़ पढ़ा रहे हैं। कमरे में कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, 2-3 लोग ऐसे पियोन लोग हाथ में, पानी भी जगह पर आकर मिल रहा है टीचर को। मैंने यार टीचिंग एक ऐसा बिजनेस है, टीचिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अब जब मैं टीचर बना तो मुझे पता चला कि भैया ऐसी कहानी नहीं है। टीचिंग बिजनेस में भी बहुत झमेले हैं, टीचिंग बिजनेस में भी बहुत खर्चा है। समझ में आ रहा है? मतलब पॉइंट समझने की कोशिश करना। ग्रास फ्रॉम फार ऑलवेज अपीयर्स टू बी ग्रीनर। पराई थाली में घी ज्यादा लगता है, और मारवाड़ी में कहें तो दूजारी थाली रमाई ने घी हमेशा ज्यादा ही लागे। समझ गया? हाँ गुंजन, वो तब की बात थी ना बेटा, वो तब की बात थी। अब तो क्या बेटा देखो, क्या मतलब मोह माया से ऊपर आ जाओ। क्या है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। मेरी घड़ी से प्रॉब्लम है, चलो मैं निकाल लेता था अगर मैं अपनी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर रहा होता था। अभी 45 डेज चैलेंज चल रहा है ना, तो मैं अपनी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं दिन में कितना वर्कआउट कर रहा हूँ, कितने स्टेप्स चल रहा हूँ, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। नहीं तो अभी निकाल के देता था आपको। अभी के अभी बोलो क्या, ये क्या है? कुछ नहीं है, कुछ एकदम सिंपल जिंदगी, एकदम। जतिन डेमला नहीं है मेरा नाम, स्वाति अग्रवाल नहीं है, निशांत कुमार नहीं है, समझ रहे? मैं कौन? अंशुल अग्रवाल। तो भैया पैसा कमाने के लिए, पैसा कमावा माटे इनकम के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ये क्लियर हो गया? तो बिजनेस में दोनों चीजें जरूरी है, इनकम भी एक्सपेंडिचर भी। अब समझना इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो दोनों का डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट या लॉस। डू यू एग्री? क्या कहते हैं उसको? प्रॉफिट या लॉस। कुछ नहीं, प्रॉफिट या लॉस। अरे बेटा कोई जतिन सर की इनकम के बारे में बात नहीं करेगा, बैड बॉय बैड बॉय। प्रॉफिट या लॉस, सिंपल सी चीज है। और रही बात मेरे नेटवर्थ की, जो आप मेरे मजे ले रहे हो, देखो भैया ये तो गूगल्ड क्वेश्चन है। तो आप गूगल पे अगर सपोज आते हो, और मैं सिर्फ गूगल पे आके पहले गूगल ही टाइप करता हूँ, google.com, ठीक है? तो पता नहीं किसी नादान परिंदे ने ये हरकत की है। यहाँ पर आकर आप टाइप करेंगे सीए अंशुल अग्रवाल, तो आप देखिए व्हाट आर द क्वेश्चंस गूगल्ड अबाउट मी। सी अंशुल अग्रवाल भोपाल, अब मेरा भोपाल से कोई लेना देना नहीं, फिर भी भोपाल। सी अंशुल अग्रवाल की नेटवर्थ कितनी है, इस पे तो किसी ने आर्टिकल भी लिखा है, और बंदे ने वो भी नेटवर्थ मतलब सब गलत गलत लिखी है। मेरी एज कितनी है, मेरी पर मंथ सैलरी क्या है, मेरी वाइफ कौन है, मतलब मेरे कैरेक्टर का मतलब पूरा शब्द नहीं है मेरे पास। असैसिनेशन, मेरे कैरेक्टर का असैसिनेशन हो रहा है। बताओ मेरी वाइफ कौन है, ये क्या सवाल है? मेरी सैलरी क्या है, सी अंशुल अग्रवाल की क्लासेस क्या है? ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब ये नेटवर्थ ना जो यहां लिखा है भाई साहब, ये नेटवर्थ के ऊपर ना किसी ने तो आर्टिकल लिखा है भाई। अच्छा ये कुछ फोटोग्राफ्स है। रणवीर के साथ फोटोग्राफ दिखना नहीं चाहिए भाई अभी तो। यहाँ अलग अलग लोगों ने ना अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हैं भाई, गॉड ओनली नोस क्या लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं, बट लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स, ठीक है? चलो
कमिंग बैक टू द टॉपिक, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर गिव्स यू प्रॉफिट या लॉस। अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, मेरा एक्सपेंस ज्यादा है तो क्या होगा, लॉस होगा। ये क्लियर हो गया सबको, पक्का? 100%? एनी प्रॉब्लम? नाउ अंडरस्टैंड। बिजनेस में होना क्या चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए? बिजनेस में क्या होना चाहिए ज्यादा, प्रॉफिट या लॉस? ऑब्वियसली प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं तो मैं मेरे बिजनेस में सस्टेन कैसे करूंगा। अब मैं मेरे बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाता हूं, जो भी प्रॉफिट कमाता हूं, इससे मैं तीसरा क्वाड्रेंट बनाता हूं। उस तीसरे क्वाड्रेंट को हम लोग कहते हैं ए। क्या कहते हैं? ए। ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स। एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी, संपत्ति। एसेट्स का मतलब होता है, वैसे डिटेल में देखेंगे इन द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन, बट अभी के लिए समझिएगा, एसेट्स मतलब ऐसी कोई भी चीज खरीदना जिससे आप अपना बिजनेस डेवलप कर सके, जो आपको बिजनेस करने में मदद कर सके, जिससे आपकी इनकम बढ़ सके, उसको कहते हैं एसेट। जैसे कि मेरा ये माइक आप यहां देख रहे हैं, कहना है ये माइक मेरी एसेट है? टेल मी यस और नो। क्यों सर? क्यों सर? ये माइक मेरी एसेट इसलिए है क्योंकि मैं इस माइक का इस्तेमाल करता हूं पढ़ाने के लिए, अपनी टीचिंग के लिए। सही बात है। आज मैं सुबह 8 o'clock to 10 o'clock क्लास में था, अभी मैं 11 o'clock से 12:30 आप लोगों की क्लास में हूँ। इसके बाद मैं 2:30 से लेके 4:30 तक एक और क्लास में हूँ यूट्यूब पे लाइव, सीए इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन सेशन है। उसके बाद शाम को 6 बजे से 7 बजे मैं वापस यूट्यूब पे लाइव हूँ। मतलब ऑन एन एवरेज एक दिन में मेरा टीचिंग आप पकड़ लेंगे, एक एवरेज टीचिंग मैं बताता हूँ तो करीबन 6 से 7 घंटा होता है एवरेज टीचिंग। ये सिर्फ टीचिंग है, इसके अलावा मीटिंग्स होती है, इसके अलावा कॉल्स होती है, लोग मैसेजेस करते हैं। अराउंड 2000 मैसेजेस आई रिसीव एवरी डे ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल दैट। ठीक है, अब मुझे बताओ यार, इतना जब मुझे बोलना है तो आवाज़ तो बैठ जाएगी, काफ़ी बैठ भी गई और बैठ भी जाएगी। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि यार फिर तो मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो माइक है ये मेरी एसेट है। पता है क्यों? क्योंकि ये माइक मुझे मदद करता है कि मैं अपनी सर्विसेज को अच्छे से डिस्चार्ज कर पाऊँ। मैं बहुत तेज़ नहीं बोलता हूँ, ये माइक मेरी आवाज़ को सही तरीके से पकड़ के आप लोगों तक पहुँचा देता है। सो दिस इज़ माई एसेट, इट इज़ हेल्पिंग मी टू प्रोवाइड माई सर्विस, टू डिस्चार्ज माई सर्विस इन अ बेटर मैनर। ये आईपैड जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, जतिन सर का आईपैड है, मेरा नहीं है। ये आईपैड जिस पे अभी देखो मैंने लिखा है ना, ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आईपैड क्या है? ये एसेट है, मेरी नहीं है, जतिन सर की। मैं तो देखो भैया क्या, अपन तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाले, चौक डस्टर वाले साधारण इंसान। ये 12,000 की पेंसिल किसकी है? जतिन सर की, मेरी नहीं है, जतिन सर की। आईपैड और पेंसिल जतिन सर का। घड़ी जो है ये है स्वाति मैम की। एयरपोर्ट जो है ये है निशांत सर का। मेरा खुद का है ये एक पेन ड्राइव जो पूरी तरह टूटा हुआ है, ध्वस्त हुआ हुआ है, आप देख रहे हो एकदम ध्वस्त हुआ हुआ पेन ड्राइव है ना। बस, तो कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। किसी की गरीबी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। रिया शर्मा, समझ गई हो कहीं? हाँ रिया, समझी कहीं या नहीं समझी? हाँ, ऐसे गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते, समझ गए? तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो मेरे पास नहीं है। एसेट्स का मतलब नहीं, चश्मा मेरा है, वो एक मंदिर में आंखों का चेकअप करने का, वो एक क्या कहते हैं यार, आजकल शब्द नहीं निकल रहे यार, उसको क्या कहते हैं, लगता है ना ऐसा कुछ तो, आई कैंप लगा था। हाँ, एक मंदिर में आई टेस्टिंग कैंप लगा था, शिविर। हाँ, ये हुआ ना मिच्चामी दुगड़म, ये शिविर लगा था। वो शिविर में मेरे को चश्मा मिला मंदिर की तरफ से, है ना। हाँ, समझे सर? एमजी हेक्टर नहीं है पगले, एमजी ट्रैक्टर, किसान, समझ रहे हो? किसान, खेती, बुआई, एमजी ट्रैक्टर है मेरे पास, हेक्टर नहीं है पगली। गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो, है ना। हाँ, तो ए का मतलब एसेट्स। यार मेरे को छोड़ो ना यार, कंटेंट पे फोकस करो। ए का मतलब एसेट्स। एसेट्स क्यों बनती है? एसेट्स आपको अपने बिजनेस में मदद करती है। समझ में आ रहा है? आपको अपने बिजनेस में मदद करती है कि हाँ, आप, अब मेरे पास क्या है? एमजी ट्रैक्टर। अब एमजी ट्रैक्टर क्या है? तो जो जतिन सर का खेत है, उस खेत में मैं ट्रैक्टर चलाता हूं, तो ये ट्रैक्टर मेरी क्या हो गई? एसेट हो गई। एसेट जो मुझे बेनिफिट देती है। उसके बाद में ये एसेट बनाने की प्रोसेस में मैं क्रिएट करता हूं कुछ एल। डर्टी माइंड, मैं लाइबिलिटीज की बात करूं छू, समझी गई हो?
હું લાયબિલિટીઝ ની बात करो छू मोटा भाई, समझी गयो? हाँ, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है उधारी। क्यों रे रामदेव तिवारी? हाँ, लाइबिलिटीज का मतलब होता है उधारी। तो इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑल दी एसेट्स, आज तो जतिन सर की क्लास में उनकी नेटवर्थ पे ही बात होगी। जतिन सर की क्लास होती है क्या? ये चुड़ैल वाली हंसी कहां से आ रही है? ये भी मेरी नहीं है ना, ये भी मेरी नहीं है। हाँ, तो एल का मतलब होता है लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है उधारी। पर सर उधारी तो लेना गलत बात है, मम्मी पापा ने सिखाया उधारी इज बैड मैनर्स, बैड मैनर्स, बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। नहीं नहीं नहीं, जब भी आप एसेट्स बनाते हैं तो एसेट्स बनाने की प्रोसेस में कभी कभी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। दाग अच्छे हैं, क्या बात कर रहे हो सर, उधारी अच्छी बात होती है? कभी कभी उधारी अच्छी बात होती है। और यहाँ पर ना मैं आपको एक आज बहुत अमेजिंग टर्म सिखाने वाला हूँ, और उस अमेजिंग टर्म का नाम है लिवरेज। किसी ने सुना है कभी ये वर्ड पहले? हैव यू हर्ड? अरे छोड़ना यार, मेरी नेटवर्थ की बात छोड़ना भाई, क्या ही मेरी नेटवर्थ के जान के कर लोगे भाई, कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, लिवरेज का वर्ड, ये वर्ड सुना है कभी किसी ने पहले? लिवरेज, ये वर्ड सुना है क्या किसी ने? लिवरेज, नो वन हर्ड अबाउट इट? trading on thin equity to take benefit. ओके, लिवरेज, कोई बता सकता है इस वर्ड का मतलब? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिवरेज इज द proportion of debt in overall capital structure of a company. गणेश, हमारे सस्ते चैट जीपीटी, वाह, जी फॉर जीपीटी, जी फॉर गणेश, शाबाश। चलो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू लिवरेज का टर्म एक्सप्लेन करता हूँ, और बहुत बढ़िया टर्म है। मतलब कभी अगर आप इसके ऊपर कभी कोई ऐसे लिखना चाहें, कभी अगर आप इसके ऊपर कहीं पे भी कोई चीज़ लिखना चाहें, तो ये आप टर्म को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आगे पढ़िएगा, फोकस कीजिएगा। लिवरेज का मतलब क्या है दोस्तों? आप सपोज करो एक बार मुंबई जाते हो, ठीक है, मुंबई में आप एक टैक्सी में बैठते हो, मैं कैब की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्सी में, वो काली पीली टैक्सी नहीं होती मुंबई में, तो मुंबई में काली पीली टैक्सी में बैठते हो, और टैक्सी के जो ड्राइवर है उनसे आप बात करते हो, आप बड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है, तो बात करते हैं। बहुत पुरानी टैक्सी है, ड्राइवर भी बहुत पुराने हैं, तब ड्राइवर से बात करते हैं, पूछते हैं और चीचा क्या हालचाल? चीचा कहते हैं बढ़िया बेटा, आप बताओ कहाँ से आए हो? तो आप कहते हो चीचा मैं आया हूँ पटना से, हम पटना से आए हैं चीचा, बताइए जरा कैसे हैं, कैसा है मुंबई का माहौल, कैसन बा? तो चीचा बोलते हैं मुंबई का माहौल बढ़िया। फिर लंबा रास्ता है, 1-1.5 घंटे की ड्राइव है, अब आप थोड़े ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप पूछते हैं चीचा एक बात बताओ, अगर बुरा नहीं मानो तो आप कितना कमा लेते हैं 1 महीने का? क्योंकि गाड़ी तो हालत सही नहीं लग रही है चीचा, थोड़ा तेज चला लो, क्योंकि पीछे से साइकिल वाला भी हमें ओवरटेक कर गया चीचा, थोड़ा तेज चला लो। तो चीचा कहता है हाँ बिटवा सही कहत हो, गाड़ी की हालत तो बहुत ही खस्ता है, बहुत रिपेयर मांगती है, बहुत तेल मांगती है, एवरेज भी नहीं देती है, बहुत परेशान करती है। तो चीचा कितना कमा लेते हो? अब आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चीचा आपसे कहता है कि यार जितना भी मेरे को कलेक्शन होता है अलग अलग सवारी ले जाकर, और वो कलेक्शंस में से मैं अपना पूरा टोटल एक्सपेंस माइनस करता हूँ, तो एक्सपेंस में आ गया पेट्रोल का एक्सपेंस, एक्सपेंस में आ गया गाड़ी का रिपेयरिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, है ना, ये सारा माइनस करके बेटा मैं हर महीने का तकरीबन थोड़ा ज़्यादा हो गया 50,000 रुपये कमा लेता हूँ। फिर आप पूछते हैं चीचा एक बात बताओ, आप 1 महीने में कितना दिन गाड़ी चला लेते हो? तो चीचा कहते हैं बेटा देखो बिटवा, गाड़ी तो हम भले रोज ही चला ले, पर 4 संडे हमें चीची के साथ रहना पड़ता है, चीचा को चीची के साथ रहना जरूरी है, तो 26 दिन होता है, लेकिन हर महीने में ना बिटवा ये गाड़ी ना बहुत परेशान करती है, 5-6 दिन हर महीने में गाड़ी गराज में रहती है, क्योंकि मेंटेनेंस चलता रहता है, रिपेयरिंग चलता है, तो मैं 20 दिन गाड़ी चलाता हूँ, और 20 दिन गाड़ी चलाकर 50,000 रुपये कमाता हूँ। अब आप चीचा को देते हैं फ्री की फाइनेंशियल एडवाइस, ध्यान से सुनना, यहाँ से लिवरेज का मतलब समझ में आएगा।
तो आप कहते हैं चीचा देन वाई डोंट यू बाय अ न्यू कार, आई मीन हिंदी में चीचा फिर आप नई कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं? एक नई कार खरीद लीजिए, सीधी सी बात है। अगर नई कार खरीद लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो वाई डोंट यू बाय अ न्यू कार, आप चीचा से कहते हैं। तो चीचा कहते हैं, ध्यान से सुनना, तो चीचा कहते हैं कि बिटवा नई कार खरीदने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है। समझ रहे हैं आप? नई कार खरीदने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है, जितना पैसा होना चाहिए वो पैसा है नहीं हमारे पास। कहाँ से खरीदे बिटवा हम नई कार, है ना? कोई नई कार खरीदने के लिए कहीं कोई पैसा, कहीं कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहाँ से खरीदेंगे नई कार? तो आप ना चीचा को एडवाइस देते हैं, मेरी बात सुनो चाचा, देखो आप क्या करो, आप ये पुरानी कार को बेच दो, यू सेल ओल्ड कार। ये पुरानी कार चीचा अगर आप बेचोगे, ये खटारा 80,000 रुपए में बिक जाएगी आपकी, ठीक है? चीचा ध्यान से सुनना। और आप एक क्या करो, आप एक खरीद लो सेकंड हैंड कार, एक पुरानी कार जो इससे बेहतर कंडीशन में हो चीचा, उसको आप खरीद लो। तो पुरानी कार आप समझ लो चीचा तकरीबन आ जाएगी 2 लाख रुपए में, ठीक है? अब 2 लाख रुपए की पुरानी कार आएगी, 80,000 रुपए कार बेच के आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब आपको 1,20,000 रुपए और चाहिए, बराबर है? चीचा कहते हैं बिटवा हमारे पास 1,20,000 रुपए नहीं है, हम कहाँ से लाए, कहाँ से दिखाए, 1,20,000 रुपया हमारे पास नहीं है बिटवा। चीचा ये चीज़ कहते हैं। अब समझना, अब समझना नाउ आप कहते हैं आप एक काम कीजिए, ये जो 1,20,000 है ना, इसका आप बैंक से लोन ले लीजिए। ध्यान से सुनना दोस्तों, पूरे एग्जाम्पल को, लिवरेज का कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आप ये 1,20,000 रुपीज़ का क्या कीजिए, आप 1,20,000 का बैंक से लोन ले लीजिए, ठीक है? फिर लोन लेकर क्या करें, तो आप ये लोन लेंगे सॉरी, तो ये लोन पे आपकी जो मंथली ईएमआई है ना, इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट आएगी तकरीबन चीचा 24,000 रुपए। एक एस्टिमेटेड फिगर दे रहा हूं मैं आपको, इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, बट 24,000। तो चीचा आप तुरंत गाड़ी रोकते हैं, आपको लगा भैया चीचा को आपकी एडवाइस पसंद नहीं आई, अब तो आप गए, चीचा आप गुस्सा होंगे, आप बोलते चीचा मेरी बात बुरी लग गई हो तो आई एम सॉरी, बट बताओ मतलब कुछ गलत कहा है क्या? मतलब सिंपल सी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप तो लोन ले लो और 24,000 रुपये इंस्टॉलमेंट होगा। चीचा कहते हैं कि बेटा मैं 50,000 रुपया महीना कमाता हूं, उसमें से अगर मैं 24,000 रुपया इंस्टॉलमेंट दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, सिर्फ 26,000 रुपए। 26,000 रुपए में मैं अपना घर खर्च कैसे चलाऊंगा? ये चीचा कहते हैं आपसे कि सिर्फ 26,000 रुपए में घर खर्च कैसे चलेगा। बात तो उनकी लॉजिकल है, बात तो बहुत लॉजिकल है कि सिर्फ 26,000 रुपए में घर खर्च कैसे चलेगा, ये तो लॉजिकल है, काफ़ी लॉजिकल है। तो आप चीचा को समझाते हैं बेटा चीचा ऐसा नहीं होगा, आप मेरी बात समझना। अब देखो समझना, आप 50,000 रुपए कमाते हैं 20 दिन गाड़ी चलाकर, मतलब एक दिन का आप कितना कमा लेते हैं? कैलकुलेटर पे लीजिए सभी जने, 50,000 डिवाइडेड बाय 20 डेज, मतलब आप तकरीबन एक दिन का 2,500 रुपए कमा लेते हैं, बराबर है? चीचा अगर आप ये पुरानी खटारा को बेचकर ये एक सेकेंड हैंड कार लेंगे बेटर कंडीशन की, तो आप जो 50,000 रुपए कमा रहे हैं वो तो कमाएंगे ही, इसके अलावा आप कम से कम महीने में 5-6 दिन गाड़ी और चलाएंगे तो उससे आप और पैसा कमाएंगे। तो 2,500 रुपए के हिसाब से 6 दिन का मतलब चीचा 15,000 रुपए तो आप और कमाएंगे। कैसे कमाएंगे 15,000 रुपए? और सबको हिसाब समझ में आ रहा है ना? मतलब भाई अभी चीचा क्या है, महीने की 4 छुट्टी ही लेना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी से और 6 छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि गाड़ी गैराज में रहती है। उसके अलावा चीचा नई गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का माइलेज ज्यादा देगी, मतलब कुछ भी करके वहां पर आपका पैसा बचेगा, तो आपका पैसा बचेगा, रिपेयरिंग का पैसा बचेगा। देखो पुरानी गाड़ी ज्यादा रिपेयरिंग का खर्चा मांगती है, ये गाड़ी का ज्यादा रिपेयरिंग का खर्चा नहीं होगा। मतलब चीजा मोटा मोटी समझ लो आपका 10-12 हजार रुपए वहां पर और सेव हो जाएगा। बात तो सही है, बात तो सही है ना? और ओवरऑल चीचा आप देखोगे तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। अब आप चाहो तो मुंबई से माथेरान का ट्रिप कर सकते हो, आप चाहो तो मुंबई से पुणे का ट्रिप कर सकते हो, लोनावला का ट्रिप कर सकते हो, अलीबाग का ट्रिप कर सकते हो, हरिहरेश्वर का ट्रिप कर सकते हो, चीचा गोवा तक जा सकते हो। चीचा बहुत पैसा होगा और इन सब के बदले आपको खर्चा कितना करना है, आपका ईएमआई कितना है, 26,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये प्लस 15,000 प्लस 12,000 माइनस 26,000,
चीचा आपकी इनकम कितनी हो गई? अब रिवाइज्ड इनकम होगी 51,000। अच्छा, 51,000 में 1,000 रुपये तो आपकी इनकम बढ़ी जो बढ़ी, और कुछ सालों में ये गाड़ी आपकी, क्योंकि लोन जैसे ही खत्म हो जाएगा, जैसे ही तुम्ही हफ्ते पेट ले, जैसे ही आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, ये गाड़ी पूरी तरह आपकी हो जाएगी। चीचा यार एकदम खुश। चीचा बोले यार ये तो क्या कैलकुलेशन बताया आपने, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या कैलकुलेशन समझाई आपने, क्या चीज़ें बताई आपने, ये तो बहुत आसान है। मतलब सही में मैं ये फालतू पुरानी खस्ता गाड़ी चला रहा हूँ और मैं कुछ पैसा ही नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो रही है। इसको कहते हैं लिवरेज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिवरेज। What is the meaning of the term leverage? Now please try to understand properly. लिवरेज का मतलब होता है, लिवरेज का मतलब होता है डूइंग एक्स्ट्रा अर्निंग बिकॉज ऑफ बोरोइंग्स। लोन से एक्स्ट्रा अर्निंग करने का जो मतलब होता है उसको कहते हैं लेवरेज। क्या कहते हैं उसको? लेवरेज। अगर आपने लोन लिया है और वो लोन से अगर आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे हो तो लिवरेज वर्ड वहां से आता है। लिवरेज एक्चुअली दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड लीवर। किस वर्ड से आता है? लीवर। और लीवर ये है फिजिक्स का वर्ड है ना, मशीन्स में लीवर होता है, हर जगह लीवर होता है, तो लिवरेज वहां से आता है। समझ में आ रहा है? तो ये टर्म को समझने की कोशिश करना। लोन्स लाइबिलिटी बिजनेस का पार्ट होता है दोस्तों, ये खराब नहीं होता है, ये जरूरी है। तो जब भी कोई घटना होती है, घटना से 3 सवाल पूछे जाते हैं। आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस? कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? एंड इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? मतलब क्या उस घटना की वजह से मेरा कोई इनकम हो रहा है, कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई एसेट हो रहा है, कोई लाइबिलिटी हो रहा है? अगर चारों का आंसर है यस, तो वो घटना सिर्फ घटना नहीं रहेगी, वो इवेंट सिर्फ इवेंट नहीं रहेगा बेटा जी, वो क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन बन जाएगा, है ना। सर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है बेटा। रिया जब हम कहते हैं ना ईएमआई, तो ईएमआई के अंदर रिया 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट। दिस 24,000 इज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। आप भी देखो हाउसिंग लोन होता है, कोई भी लोन होता है, आप जब उसका इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो इंस्टॉलमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और दूसरा होता है इंटरेस्ट का, है ना। नाउ इवेंट बन गया ट्रांजैक्शन, ये क्लियर हो गया। अब एक बार वो ट्रांजैक्शन बन गया तो हम जाएंगे सर ल्यूका डी पैसियोली के पास। हैला सर ये कौन है? ये है सर ल्यूका डी पैसियोली। कौन है सर ये? महानुभाव। सर ल्यूका डी पैसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। यस, सर ल्यूका डी पैसियोली इज नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अकाउंटिंग का इन्वेंशन करने वाले जो पर्सन है, ही इज अ मैथमेटिशियन। सो एक मैथमेटिशियन who turned an accountant, who turned father of accounting, एक ऐसे मैथमेटिशियन जो हमेशा भाषा समझते थे सिर्फ प्लस और माइनस की। उन्होंने 1494 में पहली बार देखा कि जब भी कोई व्यवहार होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पार्टीज होती है। जैसे मैंने आपसे कुछ खरीदा, मैं हूं बायर, आप है सेलर, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम 2 पार्टीज हैं। तो हम दोनों पार्टीज में से हम दोनों के एंड पे 2 चीजें होंगी। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव परचेज समथिंग फ्रॉम यू, तो मेरे पास से कुछ जाएगा और मेरे पास कुछ आएगा। जैसे सपोज आप एक स्टेशनरी वाले हो, आप ये कैलकुलेटर मुझे बेचते हो, आई एम परचेजिंग दिस कैलकुलेटर फ्रॉम यू, तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैलकुलेटर। और मेरे पास से क्या जा रहा है? पैसे। और यही चीज आपके तरफ भी होगी। आपके तरफ क्या होगा? समथिंग इज कमिंग इन, समथिंग इज गोइंग आउट। नाउ व्हाट इज कमिंग इन? आपके पास क्या आ रहा है? पैसे। आपके पास से क्या जा रहा है? कैलकुलेटर। तो सर ल्यूका डी पैसियोली, हु इज एन इटालियन मैथमेटिशियन, 1494 में उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की और 2 शब्द दिए जिसका नाम है डेबियर और क्रेडियर। ये 2 शब्दों का इन्वेंशन किया। डेबियर आगे चलकर बना डेबिट, जिसको हम कहते हैं DR, और क्रेडियर आगे चलकर बना क्रेडिट, जिसको हम कहते हैं CR। तो जैसे मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होता है, वैसे ही एग्जैक्टली उसी तरह अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट होता है। 1494 में सर ल्यूका डी पैसियोली ने ये टर्म्स को फाइंड आउट किया, इन्वेंट किया। उसके बाद दोस्तों इन द ईयर 1506, 1506 में उन्होंने इस धरती की पहली किताब लिखी ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग उसके पहले भी होती थी, बहुत जुगाड़ू तरीके से होती थी, लेकिन द इंटायर क्रेडिट गोज टू सर लुका डी पैसियोली, जिन्होंने हमें ये समझाया कि अकाउंटिंग प्रोसेस में जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो थर्ड नंबर स्टेप है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, और ये आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे, आपको देखना है कि उस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। अब यहां से मैं एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको लेवरेज एक्सप्लेन किया ना, वैसे ही फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो सर लुका डी पैसियोली ने कुछ कहा, उसके बेसिस पर मैंने एक स्टेटमेंट बनाया अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, और मैं उसको जस्टिफाई भी करूंगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट changes hands. In an economy, money is not created, money just changes hands. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। पहले मैं पुणे में रहता था, ठीक है, तब का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब हुआ यूं कि सपोज कीजिए एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस कंपनी के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है, जॉब करता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि एक टीयर 2 सिटी से आता है, यंग है, 23-24 ईयर्स एज है ना, और अभी बैचलर है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसको सैलरी देती है। पूरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। सैलरी पेड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 50,000 रुपीज। ये 50,000 रुपीज जो है ये टीसीएस में से माइनस होते हैं, लेकिन ये इस बंदे के अकाउंट में प्लस होते हैं। हर एक एग्जाम्पल के बाद ये ऊपर वाला स्टेटमेंट वापस दोहराने का, इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 50,000 रुपीज की सैलरी पे की है तो टाटा के अकाउंट से माइनस हुई है और इसकी जेब में, इसके अकाउंट में प्लस हुई है। मनी क्रिएट हुआ है क्या? नहीं, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया, अपनी सैलरी मिल गई। अब मेरे को बताओ इसके आगे क्या होगा? सर आगे बहुत चीजें होगी। इस बंदे को रेंट पे करना होगा, इस बंदे को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, इस बंदे को ग्रॉसरी का बिल पे करना होगा, इस बंदे को मेड को चार्जेस देने होंगे, इस बंदे को मिल्कमैन को पे करना होगा, इस बंदे को क्रेडिट कार्ड का बिल भरना पड़ेगा, इस बंदे को यूटिलिटी के बिल्स भरने पड़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़े, ये इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी सोसाइटी मेंटेनेंस है, कोई और तरीके के टैक्सेस देने हैं, कुछ देने पड़ेंगे। सर इस बंदे को पेट्रोल के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ रेस्टोरेंट का सारा खर्चा क्रेडिट कार्ड से निकल रहा है। सर और भी कुछ अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मतलब ये बंदा जो 50,000 रुपये रिसीव करेगा ना अपनी कंपनी से, कंपनी क्यों दे रही है? क्योंकि उसने कंपनी को सर्विसेज दी है ना, तो रेसिप्रोकल चीज है, ये कभी भी ध्यान रखना, वन साइडेड नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो 50,000 रुपये मिले, वो ये 50,000 रुपये अपने पास ही रखेगा क्या? मतलब पैसा क्रिएट होगा क्या, या पैसा आगे बटेगा? पैसा डेफिनेटली आगे जाकर बटेगा। सपोज करिए वो 12,000 रुपये रेंट पे करेगा, 1,000 रुपये बिजली का बिल देगा, ग्रॉसरी का बिल दे देगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल 3,000 रुपये, काम वाली को पैसे दे देगा 2,000 रुपये, दूध वाले को दे देगा 1,000 रुपये, पेट्रोल का बिल हो गया 1,000 रुपये, वैसे तो 1,000 में क्या ही होता है, 2,000 रुपये ले लो यार। यूटिलिटी बिल्स, बाकी के जो बिल्स हैं वो हो गए 2,000 रुपये, क्रेडिट कार्ड का खर्चा हो गया 5,000 रुपये, कितना टोटल हो गया? तो ये हो गया 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 24, 25, 26, 27, 28 और अदर ले लो 2,000 रुपये। मतलब ये बंदे की जेब से ना 30,000 रुपए चले गए। मुझे एक बात बताओ, वापस ये स्टेटमेंट पढ़ो, इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। क्या कहीं पे ऐसा हो रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर
रात को सैलरी लेकर आया, अपने तकिए के नीचे रखा 50,000 रुपये, अगले दिन सुबह उठते ही चमत्कार हुआ और ये 50,000 रुपये 1 लाख रुपये बन गए। ऐसा कभी हुआ? नहीं। या 50,000 रुपये जो लेकर आया सैलरी, इसने क्या किया, जमीन में गड्ढा खोदा, उसमें 50,000 के नोट डाले और ऊपर से मट्टी ढककर उस पर पानी डाला, मस्त एक पेड़ निकल गया, जिस पेड़ पे मस्त ऐसे नोट लगे, 500 के हरे हरे कलर के नोट्स लगे हैं, और 50,000 रुपये वापस 1-1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये हो गए। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। मनी नेवर ग्रोज, प्लीज अंडरस्टैंड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी ऑलवेज चेंजेस हैंड्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सर्विसेज ली, उसके बदले उसको पैसा दिया। टाटा ने जो पैसा दिया सैलरी पे की, वो टाटा के लिए एक्सपेंडिचर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए इनकम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये जो सैलरी मिली है, उसने ये सैलरी अलग अलग लोगों को बांटी है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लोगों से गुड्स या सर्विसेज लिए हैं। किराने वाले से किराना लिया, दूध वाले से दूध लिया, काम वाली ने उसको काम करके दिया, घर का पूरा झाड़ू फड़का बर्तन ये सब काम करके दिया। ये सर्विसेज के बदले उसने पैसा दिया। मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इन सब लोगों के लिए ये इनकम है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 30,000 रुपए का खर्चा है। डू यू एग्री विद मी? यस और नो? गिव मी आंसर इन द लाइव चैट क्विकली। यस, इट इज एक्सपेंडिचर, बिल्कुल खर्चा है। अब इनमें से किसी की भी लाइफ में झांक लो, आप किसी की भी लाइफ में झांक लो। सपोज हम ये काम वाली की लाइफ में झांकते हैं। ये काम वाली अलग अलग घरों में काम करती होगी, एक घर में काम करती है? नहीं, अलग अलग घरों में काम करती होगी। सपोज ये काम वाली ऐसे 10-12 घरों में काम, ऑन एन एवरेज 12-13 घरों में तो काम कर ही लेती है। तो काम वाली ऐसे 12-13 घरों में काम करती है, तो काम वाली महीने का 2,000 इंटू 12 घर, मतलब महीने का 24,000 रुपये कमाती है। डू यू एग्री? अब जैसे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इतने सारे खर्चे हैं, मुझे एक बात बताओ, क्या ये काम वाली के खर्चे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ये काम वाली को भी अपने घर का किराया देना पड़ता होगा, रेंट देना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर का रेंट 12,000 है तो काम वाली के भी घर का रेंट 12,000 होगा, नहीं। इंसान अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से खर्चे बांधता है ना। हो सकता है काम वाली का घर का जो खोली होगी, खोली में रहती होगी, खोली का किराया 4,000 रुपये होता होगा, है ना। डिपेंड करता है ना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। काम वाली का भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता होगा, काम वाली का भी ग्रोसरी का बिल होता होगा, काम वाली का भी मेडिकल का खर्चा लगता होगा, काम वाली के यहाँ पे बच्चों के एजुकेशन का खर्चा होता होगा। आप समझ रहे हो? काम वाली को भी मिल्कमैन का पैसा तो देना पड़ता होगा ना, दूध का खर्चा तो लगता होगा। काम वाली को भी पेट्रोल का खर्चा लगता होगा। मतलब आप समझ रहे हो? अब काम वाली ने जो ये 24,000 रुपये महीना कमाया, क्या ये पैसा सिर्फ उसके पास पड़ा है? आंसर है नहीं। ये पैसा भी आगे बढ़ता जा रहा है। इन एन इकोनॉमी मनी इज नॉट क्रिएटेड, मनी जस्ट चेंजेस हैंड्स। सर ल्यूका डी पैसियोली ने इसी को देखा होगा और इसको देखकर कहा कि बेटा जी, जहां पर प्लस होता है वहां पर माइनस होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन में सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस नहीं होगा। हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ प्लस होगा, कुछ ना कुछ माइनस होगा। मैं अगर पानी पूरी वाले के ठेले पर जाकर पानी पूरी खाता हूं और उसको 20 रुपए देता हूं, तो व्हाट इज कमिंग इन? पानी पूरी। व्हाट इज गोइंग आउट? 20 रुपए। कुछ आता है, कुछ जाता है। सिंपल समझना, हर एक ट्रांजैक्शन में। आप कोई भी एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल देखो, ये विजुअलाइज करना पड़ेगा तो जर्नल एंट्रीज बनेगी। मैं रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो। सर मैंने ना उधारी में कुछ खरीदा है, तो सर अब आप बताओ व्हाट इज गोइंग आउट? इतना दिमाग चला लिया हो, चलो मैं भी बताता हूँ। मैंने दुकानदार से जाके उधारी में सामान खरीदा, ठीक है। व्हाट इज कमिंग? सामान आ रहा है, जो भी मैंने खरीदा वो आ रहा है। सब्जी खरीदी, कैलकुलेटर खरीदा, फोन खरीदा, आ रहा है मेरे पास। बट व्हाट इज गोइंग आउट? सर नथिंग। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं ही छू लूका डी पैसियोली, मैंने बनाया नया अकाउंट। ये मार खाएगा, रुक चुप, मेरी बात सुन। बहुत सिंपल, आपने आज पैसा नहीं दिया है, पर आपको फ्यूचर में तो देना पड़ेगा। मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। आप समझ रहे हो? क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल के केस में, चलो आज आपको पैसा मिला या दिया नहीं है, एग्रीड है, फ्यूचर में तो देना पड़ेगा। एक लाइबिलिटी तो क्रिएट हुई है। सर लुका डी पैसियोली क्या कह रहे हैं? हर प्लस का एक माइनस होता है। फॉर एवरी प्लस देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ माइनस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? हर एक प्लस का इक्वल अमाउंट का माइनस होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में यही करते हैं हम क्या करते हैं?
हमने देखा इवेंट से पूछे 3 सवाल, तीनों सवालों का जवाब कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो बन गया ट्रांजैक्शन। वंस इट बिकम्स ट्रांजैक्शन, हम सर ल्यूका डी पैसियोली का रूल लगाते हैं और देखते हैं कि उस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और जो आ रहा है और जा रहा है ना, वो हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, क्या आ रहा है, फर्नीचर, क्या जा रहा है, कैश। कौन से 2 अकाउंट हो गए, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। कैलकुलेटर परचेज एंड पेड कैश, क्या आ रहा है, कैलकुलेटर, क्या जा रहा है, कैश। कौन से अकाउंट हो गया, कोई बात नहीं, असली ये टूटेगा नहीं। कैलकुलेटर को हम एक कॉमन नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, सिंपल है। आपने रेंट पे किया, रेंट क्यों पे किया, क्योंकि आपने बिल्डिंग का इस्तेमाल किया, तो क्या जा रहा है, कैश। क्या आ रहा है, सर आपने बिल्डिंग को यूज किया है, तो आपका उस यूज करने का एक खर्चा है, वो खर्चे का नाम है रेंट। तो व्हाट आर द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। सिंपल सी चीज समझना है दोस्तों, सिंपल सी चीज, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, व्हाट आर द अकाउंट्स इन्वॉल्व। और वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, तब तक इतना स्लो जाना है, उसके बाद तो भागना है। लिटरली मैं भगाऊंगा, चिंता मत करो। सिंपल सी चीज क्या देखना है, व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। वंस यू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, देन यू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग में 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला अकाउंट होता है, उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है, पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर आइदर रिलेटिंग टू पर्सन और रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन। या तो किसी पर्सन से रिलेटिंग है या उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे जब मैं कहता हूं पर्सन, तो पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। नेचुरल पर्सन मतलब आप और मैं, हम बायोलॉजिकल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एग्जाम्पल कंपनी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय अ लॉ। एक कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। अलग अलग लॉ में उसको क्रिएट किया गया है, अलग अलग कानून में उसे क्रिएट किया गया है। समझ में आ रहा है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये समझने वाली बात है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब अगर कोई भी अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटिंग है या उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई रिपीट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दिस इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। इज दिस क्लियर। फिर आता है रूल ऑफ रियल अकाउंट। What is the rule of real account, समझने की कोशिश करना। Real accounts are those accounts which are relating to assets and liabilities। कोई भी accounts जो asset और liabilities से relating होते हैं, उनको कहते हैं real account। assets मतलब property, संपत्ति, liability मतलब कर्जा, उधारी, उसको कहते हैं real accounts। जैसे उसका रूल है, debit what comes in and credit what goes out। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। और फिर तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, what are the nominal accounts? Nominal accounts are those accounts which are relating to incomes and expenses। समझ में आ रहा है, nominal accounts are those accounts which are for incomes and expenses। समझ में आ रहा है, मतलब अगर कोई भी अकाउंट आपके इनकम से रिलेटिंग है या अगर कोई भी अकाउंट आपके एक्सपेंस से रिलेटिंग है, तो उस इनकम या एक्सपेंस अकाउंट को क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे डेबिट करो, जो भी इनकम है उसे क्रेडिट करो। एक बार हमने ये रूल फॉलो किया ना, तो फिर हम पास कर पाएंगे जर्नल एंट्री। तो अभी ना मैं यहीं पर लाकर एक पॉज लूंगा। अभी हम लोग जो समझेंगे वो है हाउ टू पास जर्नल एंट्री। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर गाइस, सीए फाउंडेशन के एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड की तरह जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, डोंट एक्सपेक्ट दैट। सीए फाउंडेशन के अंदर प्लीज़ अंडरस्टैंड,
आपको जर्नल एंट्रीज क्यों आनी चाहिए? बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स जर्नल एंट्री पे बेस्ड हैं, जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि कंपनी अकाउंट्स। एंड जर्नल एंट्री इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इवन इफ यू डू एनी ट्रांजेक्शन, चाहे डिप्रिसिएशन का हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हो, बैंक रिकन्सिलेशन का हो, जर्नल एंट्री की ज़रूरत वहाँ पर भी पड़ने वाली है। इसलिए जर्नल एंट्री हम सबको यहाँ पर आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हम लोग अभी यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ जर्नल एंट्रीज समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैंने आपकी बुक्स में ही कुछ जर्नल एंट्रीज दी है, उसी को हम लोग परसीव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे आपके गूगल ड्राइव के फोल्डर पे, है ना? जस्ट 1 मिनट। गूगल ड्राइव का फोल्डर, आई होप सबको पता है गूगल ड्राइव का फोल्डर कहाँ से, कैसे, किस तरीके से एक्सेस किया जाता है ना? लेक्चर नंबर 1 में मैंने उसके बारे में बताया। आज का लेक्चर हमारा यूट्यूब पे डेमो नहीं है, तो मैं ये QR कोड को अपने ऊपर भी आपको दिखा सकता हूँ। सिंपल ये QR कोड को स्कैन करके आप गूगल ड्राइव के फोल्डर में जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का फोल्डर ये रहा, इसमें सारे टीचर्स का, सारे सब्जेक्ट का फोल्डर आपको मिल जाएगा, एक ही फोल्डर में सारे टीचर्स। ठीक है, मेरे फोल्डर में जाएंगे अंशुल अग्रवाल, सबसे ऊपर है अंशुल सर नोट्स, उसमें 2 फोल्डर हैं, एक जहाँ पर आपको मेरे बुक के सोल्यूशंस मिलेंगे जो अभी आप देख रहे हैं, बाकी सारे सोल्यूशंस, और दूसरा पहले फोल्डर में आपको PDF मिलेगी। तो PDF में जाना है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जिन लोगों ने हार्ड कॉपीज़ मंगाई है अच्छी बात, जिसने नहीं मंगाई है यू प्लीज़ हार्ड कॉपीज़ ऑर्डर कर दीजिएगा। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जाते हैं, और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में जाने के बाद आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कम ऑन दिस पेज, पेज नंबर 1.12। ये जर्नल एंट्रीज अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पेज नंबर 1.12। चलो मैं इसको वहाँ पे लेके जाता हूँ, आप जब तक इसको ओपन कीजिए। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? क्लियर हो रहा है? AAA बुक पेज नंबर 1.12। क्लियर हो रहा है सबको? ओपन किया सभी ने? I'll just wait for 1 minute for everyone to open this. Page number 1.12, chapter number 1, page number 1.12. Done all of you? Perfect. Now वो स्टेप्स जो मैंने बताया बस उसको ध्यान रखना है। अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले क्या है? इवेंट। इवेंट से पूछेंगे 3 सवाल। आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस? कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? अगर तीनों सवालों का जवाब है हाँ, तो वो इवेंट बन जाएगा ट्रांजैक्शन। वंस इट बिकम्स ट्रांजैक्शन, हमें क्या देखना है? उस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट, और अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व। फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि जो अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसका नेचर क्या है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। फिर अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और पास करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो ये रहे हमारे सामने इवेंट्स। एक एक कर स्टार्ट करते हैं। तैयार है सभी जने? रेडी ऑल ऑफ यू? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? बिजनेस की। क्या देखिए AICPA की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट है 3 चीजों की, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। ये क्लियर हुआ सब लोगों को? तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, हमें इस आर्ट को सुधारना है। सबसे पहले राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है दोस्तों, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। पहली बात, इवेंट है, इवेंट से पूछो 3 सवाल। आर यू रिलेटिंग टू बिजनेस? यस, बिकॉज राम बिजनेस चालू कर रहा है। कैन इट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? 1 लाख रुपीज दिया है।
इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? आंसर है यस। राम बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है ना, तो बिजनेस में एसेट भी आ रही है, लायबिलिटी भी आ रही है। ठीक है, ये इवेंट ही नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब इनफैक्ट ये सारे मैंने ट्रांजेक्शन दिए, फर्स्ट इवेंट ट्रांजेक्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट। सर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखना है तो बिजनेस में कैश आ रही है सर। सबसे पहली चीज क्या आ रही है बेटा जी बिजनेस में? कैश। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया? कैश अकाउंट। सब जने पार्टिसिपेट करेंगे, क्विकली एक्नॉलेज करेंगे, सबको समझ में आया? व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? कैश। तो एक अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है बेटा जी? कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। क्लियर हो गया? दूसरा, ये कैश देने वाला कौन है? कैश देने वाला है राम, लेकिन राम है कौन? ओनर ऑफ बिजनेस। और ओनर ऑफ बिजनेस को एक अलग नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि हिंदू धर्म में कभी भी पत्नी पति का नाम नहीं लेती है। घर में देखो मम्मी पापा को क्या कहती है? अजियो सुनते हो? ओहो टप्पू की मम्मी, ओहो ए, अलग अलग नाम से, बट नाम से नहीं लेते, अलग अलग टर्म से संबोधित किया जाता है, बट नाम नहीं लिया जाता। ठीक उसी तरह राम कौन है? बिजनेस का एक चुटकी सिंदूर। तो राम को नाम नहीं लिया जाएगा, राम के लिए एक अलग अकाउंट यूज किया जाएगा, एक अलग टर्म यूज किया जाएगा जिसका नाम है कैपिटल। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक अकाउंट है कैश अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ जी। अब नेचर आइडेंटिफाई करेंगे इसका। कैश का नेचर क्या है? कैश बोले तो क्या? आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा। तुम्हारे पास क्या है? घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है। घर गाड़ी बंगला पैसा ये सब हमारी एसेट्स होती है। एसेट से जुड़ा अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? मम्मा मिया, रियल अकाउंट। वेरी गुड। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मतलब किसकी बात हो रही है? राम। राम कौन है? इंसान। इंसान बोले तो पर्सन, पर्सन बोले तो पर्सनल अकाउंट। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही आसान है। काश हमें 11th स्टैंडर्ड में भी ऐसे ही बताया होता था सर। क्या मियाँ कैसी बात करते रहे तुम लोग? कुछ तो भी बात करते रहे पोटा लोगा तुम लोग। बहुत ही बढ़िया। तो कैश अकाउंट, दो अकाउंट आइडेंटिफाई किए, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट નું નેચર છે રિયલ અકાઉન્ટ અને કેપિટલ અકાઉન્ટ નું નેચર છે पर्सनल अकाउंट। हमें શું કરવાનું अंशुल भाई? अभी क्या करने का? दोनों में से किसी का भी रूल अप्लाई करने का। कमान कमान कमान, आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। रियल अकाउंट का रूल लगाओ बच्चा पार्टी। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उससे डेबिट करो, जो जा रहा है उससे क्रेडिट करो। कैश बिजनेस में आ रही है, कैश आवी छे अंशुल भाई, मतलब कैश आ रही है तो कैश नु डेबिट करो अंशुल भाई। अच्छा एक चीज तो नक्की है, एक चीज तो नक्की है मोटा भाई, अगर केस अकाउंट डेबिट होगा ना तो कैपिटल को क्रेडिट होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम आपकी बात को कैसे सच माने? तो एक काम करो, पर्सनल अकाउंट का भी रूल अप्लाई कर कर देख लो। અમે પર્સનલ અકાઉન્ટ નું રૂલ શું છે અંશુલભાઈ? તમારે પર્સનલ અકાઉન્ટ નું રૂલ છે ડેબિટ ધ રિસીવર અને ક્રેડિટ ધ गिवर। मतलब जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसे क्रेडिट करो। राम ने बिजनेस को पैसा दिया है। राम कौन है? गिवर। तो क्योंकि राम गिवर है तो कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। मतलब અહીંયા જर्नल एंट्री શું છે મોટા ભાઈ? તમારી જर्नल एंट्री છે केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चेक करो मोटा भाई। रटने का नहीं, समझने का। समझी गयो? रटने का नहीं, समझने का। चेक ऑल ऑफ यू। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू। ओपनड करंट अकाउंट इन ICICI बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹50,000 आउट ऑफ बिजनेस कैश। ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें राम 1 लाख रुपए बिजनेस पे कैश में लेके आता है, तो अब आपके पास 1 लाख रुपए कैश है। आप क्या करें, इस 1 लाख में से 50,000 रुपए ICICI बैंक में जमा करते हैं। आप क्या करते हैं? 50,000 रुपए ICICI बैंक में जमा करते हैं और एक नया अकाउंट ओपन करते हैं। अब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना
क्या आ रहा है क्या जा रहा है? सर मैं कैश लेकर जा रहा हूँ 50,000. कहाँ पे? ICI म्हणजे आजी, ची आई, आजीच्या आजी, सुपर आजी, आईची आई ची आईच्या अकाउंटमध्ये. ठीक आहे, बहुत तीच बढ़िया, खूपच छान. हां, खूपच छान. मतलब म्हणजे मेरे पास से पैसा बाहर जा रहा, बरोबर है कि नहीं? बरोबर है. तो कैश इज गोइंग आउट, केस अकाउंट. एक अकाउंट हो गया केस अकाउंट. केस अकाउंट નું નેચર શું છે અંશુલભાઈ? रियल अकाउंट. समझी गई हो? क्लियर हुआ सबको? पक्का. कैश अकाउंट का नेचर है रियल अकाउंट. कैश आपके पास से जा रही है तो क्या रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश तो जा रही है, ठीक है. पैसा जा कहाँ रहा है? अगर आप 50,000 रुपये दे रहे हैं तो जा कहाँ रहा है? ये सोचने वाली बात है. 50,000 रुपये अगर मैं दे रहा हूँ तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? सर मैं बैंक में अकाउंट खोल रहा हूँ. बैंक अकाउंट का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट. प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज अ कंपनी. तो दूसरा अकाउंट यहाँ पर होगा ICICI बैंक अकाउंट. एंड बैंक अकाउंट का नेचर है पर्सनल. बट आप कहोगे सर बैंक बैलेंस तो एसेट होता है तो रियल अकाउंट होगा. बिल्कुल गलत नहीं है. सही और गलत में से चुनना आसान है, पर सही और ज्यादा सही में से चुनना बहुत मुश्किल होता है. प्लीज अंडरस्टैंड धोंडू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स. यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? बैंक अकाउंट का नेचर क्या है? बैंक इज एन एसेट, रियल अकाउंट है. लेकिन अगर आप गहराई में जाकर देखोगे तो बैंक ICICI बैंक, इट इज अ कंपनी. इट इज अ कंपनी, मतलब कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. समझ में आ रहा है? तो बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट નું રૂલ શું છે? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नाक में ऐसा खुजली होकर वापस जा रही है, बहुत गलत चीज हो रही है, बहुत गलत चीज हो रही है. अच्छा मैं दवाई नहीं ले सकता हूँ क्योंकि दवाई लेने के बाद नींद आएगी और अभी क्लासेस है. बैंक में मैं पैसा दे रहा हूँ, बैंक इज द रिसीवर ऑफ द मनी. मैं 50,000 रुपये लेकर बैंक में जा रहा हूँ. ठीक है, इमेजिन कर लिया मैंने बैंक को दे दिया पैसा. बैंक कौन हुआ? रिसीवर. ओके, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर. मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? ICICI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. सिंपल लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, वो भी चलेगा. समझ में आया? ICICI बैंक अकाउंट डेबिट, ये सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. सबको पूरा प्रोसेस क्लियर हो रहा है? नंबर 3, राम इंट्रोड्यूस पर्सनल फर्नीचर ऑफ 10,000 फॉर ऑफिस यूज. बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है ना? मैं हूँ राम, मेरा ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस चल रहा है. अब बिजनेस, दुकान मैंने खोल दी. दुकान में ना एक टेबल की जरूरत थी, एक मेज की जरूरत थी, समझना. अब मैंने कहा यार नया नया धंधा है, अभी तो पैसा कमाना चालू भी नहीं किया, बाहर जाऊंगा टेबल खरीद के लाऊंगा, फालतू 15-20 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे. मेरे पास ना घर पे एक टेबल पड़ी है, मेरे पास घर पे एक टेबल पड़ी है. मैंने कहा क्यों ना वो टेबल मैं बिजनेस में यूज कर लूँ. कितने की है वो टेबल? 10,000 रुपए की है. मैंने कहा क्यों ना वो टेबल मैं बिजनेस में यूज कर लूँ. अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना, थिंक फ्रॉम द बिजनेस व्यू पॉइंट. व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस, है ना? बिजनेस में क्या आ रहा है? टेबल, फर्नीचर. तो एक अकाउंट तो हो गया फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर एसेट है तो एसेट का नेचर हो गया रियल अकाउंट. ठीक है अंशुल सर. दूसरा, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? व्हाट इज गोइंग आउट? एम आई पेइंग मनी फॉर दिस टेबल और फॉर दिस फर्नीचर? द आंसर इज नो. तो अगर मैं पैसा दे नहीं रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि मुझे ये टेबल दिया किसने, आखिर ये टेबल मुझे देने वाला है कौन? देने वाले हैं राम. राम, हिंदू धर्म, पत्नी, पति. अजी सुनते हो? हाँ, कौन सा अकाउंट है राम के लिए? कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट. अब दोनों में से किसी का भी रूल लगा लो. रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. टेबल આવી છે, ટેબલ નું डेबिट करो अंशुल भाई. ठीक है, अगर टेबल मतलब फर्नीचर डेबिट होगा, 100% कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. लेकिन फिर भी समझते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर.
राम इज द गिवर ऑफ द फर्नीचर, तो कैपिटल इज द गिवर, कैपिटल होगा क्रेडिट। मतलब जर्नल एंट्री क्या होगी यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, आप में से ना शुभोजीत दादा थोड़ी जल्दबाजी कर गए जनरल एंट्री बोलने में। शुभोजीत दादा ने जनरल एंट्री बोल दी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शुभोजीत दादा प्लीज अंडरस्टैंड, वो एंट्री तब होती थी जब मैं कहता था फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 एंड पेड कैश, मतलब मैंने 10,000 रुपए देकर फर्नीचर खरीदा है, तो बेटा वही एंट्री होती थी जो आप कह रहे हो, एंट्री होती थी बेटा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है? राम्स कैपिटल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कैपिटल भी कर सकते हो, राम्स कैपिटल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ना ये सारे जो मिथ है ये 11th स्टैंडर्ड के मिथ है, मतलब 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा इसको ना इतना बड़ा बना दिया जाता है कि माँ कसम ये बिगर देन लाइफ पिक्चर है। रिफंडेबल डिपॉजिट गिवन फॉर शॉप टेकन ऑन रेंट ₹20,000 बाय चेक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने एक दुकान लेनी है किराए से, दुकान का किराया अलग चीज है, आपने किराया नहीं दिया है, आपने क्या दिया है, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बेटा जी, जमा। जमा मतलब आप कोई भी चीज लेते हैं, किसी की भी चीज लेते हैं तो आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर जब आप उसकी चीज वो खाली करेंगे तो आपको आपका डिपॉजिट, आपको जमा किया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये जो डिपॉजिट है ना, ये मेरी एसेट होती है कि मेरा पैसा मेरे मकान मालिक के पास, दुकान मालिक के पास जमा है। समझ में आ रहा है? तो आपको देखना है, मैंने 20,000 रुपए का डिपॉजिट दिया है, दुकान का डिपॉजिट दिया है बाय चेक। अब सोच के जवाब दो क्या होगा। बिजनेस से कैश जा रही है, सबसे पहले कैश के बारे में सोचना, कैश आ रही है या जा रही है। कैश नहीं जा रही है, चेक से पेमेंट दिया है तो बैंक से पेमेंट होगा, तो मैं सिर्फ बैंक भी यूज कर सकता हूं या फिर मैं आईसीआईसीआई बैंक भी यूज कर सकता हूं। आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक से पैसा जा रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक इज द गिवर ऑफ द मनी, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक होगा क्रेडिट। सर उसके बदले में क्या आ रहा है, बदले में तो दुकान आ रही है, पर मैं शॉप नहीं कह सकता क्योंकि मैं दुकान खरीद नहीं रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, बदले में दुकान नहीं आ रही है, मैं क्या दे रहा हूं, पैसा किस चीज का दे रहा हूं, शॉप डिपॉजिट का। तो मेरा जो दूसरा अकाउंट होगा वो होगा शॉप डिपॉजिट अकाउंट। मैं सिर्फ डिपॉजिट भी लिख सकता हूं, मैं डिपॉजिट फॉर शॉप भी लिख सकता हूं, मैं शॉप डिपॉजिट भी लिख सकता हूं। ये क्लियर हुआ? अब ये जो शॉप डिपॉजिट अकाउंट है, ये इसका नेचर क्या है, क्योंकि ये मेरी एसेट है तो रियल अकाउंट सही जवाब है, लेकिन शॉप का डिपॉजिट किसको दिया है, एक इंसान को, लैंडलॉर्ड को, और वो क्या है, पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैंने लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट दिया है, लैंडलॉर्ड कौन है, रिसीवर, तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट। मतलब बेटा जी मेरी जर्नल एंट्री यहाँ पर क्या होगी, चेक करना सभी जने, शॉप डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट क्रेडिट। शॉप डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट क्रेडिट, चेक ऑल ऑफ यू। शॉप डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट क्रेडिट, चेक ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक यस और नो। रेंट अलग चीज होती है बेटा जय, रेंट अलग चीज होती है, रेंट होती है दुकान का किराया। दुकान का किराया आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप उसकी दुकान यूज कर रहे हैं। डिपॉजिट क्यों होता है, ताकि दुकान यूज करते समय अगर आपने दुकान को कोई नुकसान पहुंचाया, कोई दीवार तोड़ दी है ना, कहीं कोई एसेट को डैमेज कर दिया, तो दुकानदार क्या करेगा, जो मालिक है वो आपके डिपॉजिट में से पैसा डिडक्ट करेगा। काफी बार लोग जब्त कर लेते हैं तो डिपॉजिट लिया जाता है जस्ट फॉर अ सेफ्टी, है ना, जस्ट फॉर सेफ्टी। समझ में आया? रेंट अलग चीज होती है ना सर, लेकिन ये आईसीआईसीआई बैंक तो मेंशन नहीं है। बिल्कुल मेगा, अगर आप पूरी क्वेश्चन को एज अ स्टोरी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका एक ही बैंक अकाउंट है। समझ में आ रहा है? एक ही बैंक अकाउंट है, क्योंकि सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में उसने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट ओपन किया है। कहीं और दिया है कि उसने एचडीएफसी में बैंक अकाउंट खोला है या एक्सिस में खोला है या एसबीआई में खोला है, नहीं दिया ना। तो बेटा आप अगर सिर्फ बैंक लिखोगे तो भी चलेगा और आईसीआईसीआई बैंक लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन और कुछ मत लिखना क्योंकि और कोई अकाउंट अभी तक है नहीं, है ना। क्लियर?
चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पर स्टॉप कर रहा हूं। ये जो आगे के ट्रांजेक्शन है ना 5 नंबर से 11 नंबर तक, इसको आप पेंसिल से सॉल्व करेंगे अपनी बुक के अंदर। किससे सॉल्व करेंगे? पेंसिल से, ताकि अगर कोई गलती हो गई तो कल की क्लास में आप उसको इरेज करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सो सॉल्व द फर्दर ट्रांजेक्शंस, ट्राई आउट द फर्दर ट्रांजेक्शंस यूजिंग पेंसिल। कल हम लोग ये सारे ट्रांजेक्शंस को डिटेल में देखेंगे। मैं आपको कल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, द कंसेप्ट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एज वेल एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। समझ में आया सबको? मजा आया सबको? चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन, हैव अ वंडरफुल डे। थोड़ा समय लगेगा ये नए टाइम टेबल में एडजस्ट होने में, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को थोड़ा समय लगेगा। समय दीजिए, हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन लगता ही है, नॉर्मल है, क्योंकि 12th की एग्जाम्स के बाद थोड़ा रेस्टिंग स्टेज में आ गए थे, अब वापस पढ़ने के स्टेज में जाना है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सर बुक्स ऑर्डर करनी है या ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो गई बैच परचेस करने से? यार अगर आपने महापैक प्रो लिया है तब तो आपको बुक्स मिल जाएगी, अगर महापैक प्रो नहीं लिया है तो आपको बुक्स अलग से खरीदनी होगी। बाकी आप सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे, शब्बा खैर।